उसके लिए हम लोग बाहर से कोई भी नहीं। शिवानी इसको एक बार फिर भी कर जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जो इन लोगों ने जो सीबीएसई बोर्ड वालों ने जो हटाया ना टॉपिक, उसमें से मैंने देखा है कि कोई दूसरे टॉपिक जो होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो दूसरे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज हर कुछ इंटरलिंक है। इसलिए 1 घंटे की बात है, उसको कर जाओ, ठीक है। और अगर आ भी जाता है तो हमको आना चाहिए, उसके कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है हमारे पास ना। जब मान लो कोई भी न्यूक्लियस में कोई रिएक्शन होता है ना, तो उस पर अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज एमिट होती है। अच्छा, एक चीज तुम लोग को और मैं बता देता हूँ, इस बार जो सीबीएसई ने ना एक्चुअली एक नया तरह का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडी में क्वेश्चंस कैसे होंगे, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे भी पता हुआ है कि कुछ कुछ टॉपिक जो थे ना बहुत ही अनइम्पोर्टेंट थे पहले, लेकिन अभी वो टॉपिक जो है 4-4 मार्क के आ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्वेश्चन था एक फैराडे केस का, मैं तुमको भेजूंगा आज, ठीक है, तो तुमको आइडिया मिल जाएगा उसमें। देखो, 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो एमिट होते हैं। ये होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस इतना एक बार इसको रीड कर जाना अपने को, ताकि अपने को एक बार पता हो कि टॉपिक में क्या क्या है। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस, इन तीनों की प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर जाते हैं। ये किससे होता है, ये निकलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि रेज एमिट करते रहते हैं। रेज मतलब चार्ज एमिट करते हैं, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें अल्फा पार्टिकल की, कहां से निकलते हैं, ये न्यूक्लियस से निकलते हैं, ठीक है। ये जितना भी रिएक्शन जो तुमको बताओ ना, रेडियो एक्टिविटी, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन का खेल नहीं, सब न्यूक्लियस का खेल है। 2 पार्ट में स्टडी होती है एटम की, एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में केमिस्ट्री में, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री भी तुमने पढ़ा होगा पहले। सारा का सारा खेल अंदर न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। इसमें से ही एमिशंस होते हैं पार्टिकल्स के। कुछ स्पेशल तरह के न्यूक्लियस में से होते हैं जो न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा भारी होते हैं, ठीक है, जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मास नंबर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मैं तुमको बता भी देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है उनमें। मास नंबर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उनमें जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं ना, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मान लो 2 प्रोटॉन का जो गैप है ना वो बढ़ जाएगा। तो गैप बढ़ने से क्या होता है, इनका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है। जब 2 प्रोटॉन बहुत पास होते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर गैप बढ़ जाएगा ना तो उनमें रिपल्सिव फोर्स होता है, बढ़ जाता है। रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, इससे क्या होता है, वो जो होते हैं बहुत ज्यादा डेंस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। और ये क्या होता है, ये अपने साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा ताकि 2 प्रोटॉन्स और पास आ सके। और छोटा करने के लिए क्या करता है, वो अपने अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अपने आप। तो जब बाहर फेंकता है ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, उसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एमिशन। और जब फेंकेगा ना तो ऐसा नहीं कि एक प्रोटॉन फेंका एक न्यूट्रॉन, वो सिस्टम बना के रखा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये ऐसा जाएगा, ठीक है, क्या नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, और नहीं तो गामा जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसकी। सबसे पहले जो फेंकता है ना वो अल्फा पार्टिकल होगा, जो कि कॉम्बिनेशन होता है 2 प्रोटॉन का और 2 न्यूट्रॉन का। तो अल्फा पार्टिकल्स का पहली बात क्या हम देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 protons and 2 neutrons. Second point, इनका अगर हम बात करें चार्ज के बारे में, तो चूंकि 2 प्रोटॉन है तो इसका चार्ज हो जाएगा 3.2 इंटू
10⁻⁹ कूलम। ठीक है। तीसरा, इनका जो मास होता है ना, इसका मास बहुत भारी होता है। ठीक है, बहुत भारी मतलब नहीं कि हाथी के वजन होता है, बहुत भारी का मतलब बीटा पार्टिकल के कंपैरिजन में इसका मास काफी ज्यादा होता है, क्योंकि दो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है लगभग कितना 1800 गुना। अब चार, ये चार हो गए ना, चार तो और हैवी हो जाएगा ना, 4 टाइम्स हो जाएगा उसका। मतलब सोचो ना, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन 1800 गुना भारी है। ये तो 18 4 जा कितना हो जाएगा, 56 है ना, तो इतना 72 100 टाइम्स हेवी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इसको ऐसा बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो इट इज डबली चार्ज्ड, इट इज हीलियम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ये हीलियम न्यूक्लियस का भी हमने पढ़ाई की है ना, तो हीलियम न्यूक्लियस में क्या था, 2 प्रोटॉन था, 2 न्यूट्रॉन था। ठीक है। 5th पॉइंट, चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इनकी जो वेलोसिटी होती है ना वो बहुत कम होती है, और इनका जो वेलोसिटी जो होती है 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। और ये भी क्या होती है, वेलोसिटी अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग होती है। जैसे यूरेनियम, ठीक है, उससे जो निकलता है अल्फा पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जो निकलता है थोरियम से उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्या? तो यहाँ याद रखना, वेलोसिटी इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ लाइट। क्या? उसके बाद आगे ये देखा गया ना कि इनमें ना डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन कब होगा, मान लो अगर एक ही एटम से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा ना, और उसकी अगर जैसे देखो ना, तुम याद करो प्रिज्म था ना, प्रिज्म में डिस्पर्शन होता था ना। डिस्पर्शन क्यों होता था प्रिज्म में, क्योंकि अलग अलग कलर की जो लाइट की जो स्पीड होती है वो ग्लास में अलग अलग होती है ना। वायलेट की स्पीड अलग होती है, रेड की स्पीड अलग होती है, क्योंकि वेवलेंथ अलग होती है। वेवलेंथ अलग होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो सबकी स्पीड भी अलग होगी। स्पीड अगर अलग होगी तो क्या होगा, कोई स्लो, ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। इन द सेम वे अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करें ना, तो इनमें भी क्या होता है, सबकी स्पीड जो होती है ना, एक ही एटम से निकलने की स्पीड अलग अलग होती है। तो इसलिए कोई ज्यादा बेंड करता है, कोई कम बेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो है, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे एग्जांपल है ना, तुम अगर मान लो तुमने कोई ऊपर से कोई तुमने अगर पत्थर फेंका, ठीक है, ये पत्थर ऐसा गया, तुमने एक पत्थर धीरे फेंका, वो पत्थर कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा ना। एक पत्थर तुमने और धीरे फेंका, ये पत्थर ऐसा जाएगा। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया एक रीजन में, ज्यादा तेज समझ में आएगा तुमको। ऊपर से तुमने छत से पत्थर फेंका, ठीक है, ये पत्थर ऐसा स्प्रेड कर गया। ये जो पत्थर जो ऐसा स्प्रेड करता है ना हवा में, ठीक है, हमने ऐसा बोल दिया। अल्फा पार्टिकल्स के साथ भी क्या होता है, वो अलग अलग स्पीड से निकलते एक ही न्यूक्लियस से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने अप्लाई कर दी तो एक ऐसे भागेगा, एक ऐसे भागेगा, एक ऐसे भागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी, ठीक वही काम करेगी जो ग्रेविटी कर रही है, मोड़ने का। ठीक है।
तो और अल्फा पार्टिकल्स कुछ अलग अलग एंगल पे निकलेंगे, अलग अलग सब उड़ेंगे, तो हमने केवल उनका डिस्पर्शन हुआ, ठीक है। तो देयर इज डिस्पर्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इनका जो रेंज होता है ना वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद रेंज इनका कम होता है। रेंज जो है ना, इसका रेंज 2.7 सेंटीमीटर होता है फॉर यूरेनियम 1, to 8.6 सेंटीमीटर फॉर थोरियम। तो थोरियम के से निकलते ना जो अल्फा पार्टिकल, उनकी स्पीड ज्यादा होती है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका रेंज कैसा होगा, ज्यादा होगा, ना होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में दूर तक बढ़ जाती है। उसके बाद इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत कम होती है। आर पार जैसे गोली कैसे निकलती है, ठीक है, वैसे इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू बीटा एंड गामा। इज लेस, कितनी है, सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर जा सकता है ये एल्यूमिनियम शीट की, और बीटा से तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर 1/100 होती है, और गामा से कितनी है 1/10,000, बहुत कम है इनकी। लेकिन आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होती है। क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनका मास काफी ज्यादा होता है, ठीक है। मास ज्यादा होने की वजह से क्या होता है इनका कि ये जैसे मान लो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराया, ज्यादा मास होगा, तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। जैसे देखो ना, अगर मास ज्यादा होने से मोमेंटम भी तो ज्यादा हुआ ना। एक ट्रक अगर मान लो आता है स्लो स्पीड से भी, रास्ते में कोई भी चीज पड़ी उठा के फेंक देगा, भले उसकी स्पीड कम क्यों ना हो, लेकिन मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल देगा। तो इसकी वजह से ये हाई आयोनाइजिंग पावर होता है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ हाई मास। दसवां पॉइंट। उसके बाद ये जो है ना, स्कैटर्ड बाय गोल्ड फॉइल, पढ़ के रखा, ठीक है। और इसका मेन यूज क्या होता है कि these are used for bombarding the nucleus, used for bombarding the nucleus, ठीक है। ये हमारा हो गया यूज अल्फा पार्टिकल्स का, कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी, ठीक है। इतना पढ़ लेना, ठीक है, इट्स गुड इनफ, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए बस क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे बीटा पार्टिकल्स के बारे में। तो बीटा पार्टिकल्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना, वो
हमेशा न्यूक्लियस से निकलते हैं, कभी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं उसमें से निकलते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा अंदर के न्यूक्लियस से निकलते हैं। और ये अंदर के जो न्यूक्लियस से निकलते हैं ना, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां कभी भी तुमको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो कन्वर्ट कर जाता है इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो जो प्रोटॉन जो होता है वो अंदर ही रह जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अंदर नहीं रह सकता। वो क्या होता है, बाहर इजेक्ट कर जाता है। उसमें उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो अंदर उतना वो कंपेटिबल ही नहीं होगा कि अंदर वो रह पाए। जैसे वो बाहर निकलेगा ना, जैसे वो बाहर निकलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा रेस के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। उस रेडिएशन को हम लोग कहते हैं बीटा रेडिएशन। ठीक है, सो बीटा रेडिएशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं। पहला पॉइंट, दे आर इजेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन and electron. This electron is ejected out as beta ray. ठीक है, और याद रखना, जब बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है ना, तो उसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो होता है ना 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन होता है ना, यहाँ पर मान लो कोई भी चीज जब अल्फा पार्टिकल एमिट करेगी ना, तो वो मतलब क्या एमिट कर रहा है, 2He4। तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर जो 4 से कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, व्हेन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अल्फा के लिए, फिर वहां पे बीटा के लिए लिख दूंगा। फिर अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड एटॉमिक नंबर decreases by 2 and mass number by decreases by 4। ठीक है, when एक मिनट, हेलो, when beta particle is emitted atomic number increases by 1, mass number is unchanged। ये बहुत, दोनों में ये उसका वो वाला पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोटॉन बन जाएगा ना, प्रोटॉन बनने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। प्रोटॉन बन जाएगा तो मास नंबर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मास नंबर किससे कंट्रीब्यूट होता है, प्रोटॉन से। एक न्यूट्रॉन था, वो टूट के हमें क्या दे देगा, प्रोटॉन, और क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, देखो प्रोटॉन बना तो मास, जैसे न्यूट्रॉन टूटा मास नंबर 1 से कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन भी तो बना, उससे मास नंबर फिर से 1 से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हम बोलेंगे कि वो वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी, मतलब मास नंबर सेम रहेगा। हाँ, एक यहां से देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, प्रोटॉन तो अंदर रह गया ना, उससे एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना,
इसकी भी वही कहानी है कि चूंकि चार्ज है तो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चौथी प्रॉपर्टी है कि जो वेलोसिटी होती है इनकी टू 1% टू 99% ऑफ लाइट। लेकिन पता देखो अल्फा बीटा की अगर हम बात करें ना, तो अगर हम अल्फा की बात करें थे ना, तो एक ही न्यूक्लियस से जो अल्फा निकलेगा उसकी वेलोसिटी वैरी करती है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है जितना वेरिएशन बीटा में होता है। बीटा का वेरिएशन थोड़ा कम होता है, सॉरी अल्फा का वेरिएशन थोड़ा कम होता है, बीटा का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए एक ही न्यूक्लियस से निकलने वाले जो बीटा पार्टिकल्स होंगे उनकी आपस की वेलोसिटी का वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया, पत्थर फेंको, जितना डिफरेंट वेलोसिटी पे पत्थर फेंकोगे, ठीक है, उतना ज्यादा वो ऐसे जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा उनके एंगल में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा ना। इन द सेम वे अगर हमने जितना ज्यादा बीटा पार्टिकल, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा वेलोसिटी ऑफ द बीटा में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उनमें भी डिस्पर्शन कैसा होगा, उतना ज्यादा होगा। तो इन बीटा पार्टिकल्स एक मिनट, ये देखो ओके, इन बीटा पार्टिकल्स द डिस्पर्शन in E vector and B vector is much large, ठीक है, because difference in velocity of beta particles from same nucleus, from same atom is very large, ठीक है ना, ये हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद इनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो इनका मास क्या करता है, वैरी वैरी करता है। मास वैरीज विथ वेलोसिटी। एक्चुअली देखो, मास का वेरिएशन वेलोसिटी के साथ तभी होता है जब मास, जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली उसका कुछ फॉर्मूला सा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना कि शुरुआत को उतना वैरी नहीं करता, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, मान लो 100 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, मास पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। वही 1000 से अगर 1000 से 1200 हो जाएगा ना, उतना फर्क नहीं आएगा मास। लेकिन अगर वही 10,000 से 10,200 हो जाएगा ना, मास पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलते हैं ना कि इसका जो वेरिएशन होता है ना मास में, काफी ज्यादा होता है विद वेरिएशन इन द वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। उस पर किसी की वेलोसिटी 100 है, किसी की वेलोसिटी 10,000, इसका 101 हो गया, इसका 10,001 हो गया, इस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है, मास। और ये पता ही है m इक्वल्स टू m नॉट
ऐसा। सेवन पॉइंट में पेनिट्रेटिंग पावर इसका काफी ज्यादा होता है क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होती है 100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसका आयोनाइजिंग पावर लेस होता है। ठीक है, बस इतना काफी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट गामा की। ठीक है, इसको फटाफट प्लस कर देते हैं। गामा रेस की अगर हम बात करें तो ये नॉट अफेक्टेड बाय ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इनकी गामा की स्पीड क्या होती है? क्यों नहीं अफेक्टेड होते? बिकॉज गामा क्या होता है, गामा न्यूट्रल होते हैं। गामा आर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये फोटोन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? फोटोन्स। ये पार्टिकल्स नहीं होते, दे आर फोटोन्स, एनर्जी पैकेट। ठीक है, इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना। पेनिट्रेटिंग पावर वेरी हाई। दुनिया की सबसे खतरनाक रेस में कौन सी रेस आती है? गामा रेस। ठीक है, बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट कर सकती है। अब इसका मास तो रेस्ट मास तो जीरो हो गया। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी चीज को निकालना एटम से बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजिंग पावर वेरी लेस। उसके बाद गामा रेज जो होती है ना, ठीक है, इनका जो वेवलेंथ होता है ना, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा होती है गामा रेज। ठीक है, तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है और सबसे कम वेवलेंथ गामा की होती है। बिकॉज जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। अगर एक्स रेज की बात की जाए ना, तो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो गामा की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है। मतलब जब एक्सरेज की डिस्कवरी, तो एक्सरेज की जब डिस्कवरी हुई थी ना, तो ये देखा गया था एक्सरेज के बारे में कि इनकी जो प्रॉपर्टी है गामा से मिलती जुलती हुई थी। पहले गामा डिस्कवर हुई थी, एक्सरे बाद में हुई थी। तो देखा गया था एक्सरे की जो प्रॉपर्टी थी वो गामा से मिलती जुलती थी, लेकिन आ, थोड़ा डिफरेंस भी था प्रॉपर्टी का। तो वो लोग ना पहचान नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों ने बोला लेट द रे बी एक्स, तो उन्होंने तब से नाम पड़ गया एक्सरे। तो जो प्रॉपर्टी एक्सरे की होगी वो गामा रेस की भी होगी। और हालांकि बताओ एक्सरे ज्यादा कॉमन वर्ड है, ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज होता है, सबको पता है एक्सरे जो होता है। अब एक्सरे का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है ना, ठीक है, वो भी अच्छा खासा होता है। वो हमारे फ्लैश से पास हो सकता है, हमारे बोन से पास हो सकता है। हालांकि जो मेडिकल वाले जो यूज करते हैं ना, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम होती है, तो वो खाली हमारे फ्लैश से पास हो सकता है ताकि अंदर का जो भी डायग्नोसिस करना वो हो सके। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, गामा की जो प्रॉपर्टी है, वो एक्सरे के सिमिलर है, या एक्सरे की बोलो गामा की सिमिलर है। इसलिए यहाँ पर इसको ये भी लिखा गया है
कि प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू एक्सरे, ठीक है। जैसे कि दे आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल, बोथ आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल। देखा था ना हमने वो वाला एक्सपेरिमेंट, क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, ब्रैक्स लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन वो भी जो है ना सिलेबस से अभी निकल चुका होगा, ठीक है। इसलिए उस पर भी कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम लोगों को सब भेज दूंगा एक बार, ठीक है। डेविसन एंड जर्मर भी जो है ना अभी सिलेबस में नहीं है, हालांकि लेकिन वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं हटा है, इसलिए जो एंट्रेंस की तैयारी करे वो लोग तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा देखो, प्रॉपर्टीज, एक डिफरेंस क्या होता है, एक गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियस, but X-rays are produced as electron jumps from one orbital to other। इसका मतलब क्या हुआ समझो, कि जो गामा रेज होती है ना, ठीक है, ये न्यूक्लियस से निकलती है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी न्यूक्लियस के अंदर जब अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलता है ना, तो उस एटम की जो अंदर की जो एनर्जी होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। उस न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसके पास जो एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी, क्योंकि अंदर में जब होता है ना तो थोड़ा सा जब कन्वर्ट करेगा अल्फा में बीटा में, थोड़ा सा वहां पे क्या होता है, मास कम हो जाता है। मास कम होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, तो हिल जाएगा पूरा, मास बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई। तो क्या होता है वहां पे ना गामा रेज एमिट होते हैं, ताकि वो जो बढ़े हुए एनर्जी है ना न्यूक्लियस की, वो वापस से थोड़ा सा कम हो जाए। हमेशा गामा रेज एमिट होती है अल्फा के साथ या बीटा के साथ। अल्फा बीटा कभी भी साथ साथ एमिट नहीं होता, या तो एमिट होगा अल्फा और गामा, नहीं तो एमिट होता है बीटा और गामा, ठीक है। ऐसा तो कभी भी अगर देखोगे ना, कोई मान लो कोई अगर न्यूक्लियस है, ए जेड लिखा हुआ है, तो उस पर ऐसा स्टार देखोगे वहां पे, ये ऐसा लिखा होगा, ये ऐसा लिखा होता है, ठीक है। ये एमिट होता है ना, तो इसका क्या होता है, ये एक्साइटेड स्टेट पे होता है, ठीक है। और इसकी एनर्जी कैसी होती, कम हो जाती है। यहाँ पे क्या एमिट होता है, गामा रे एमिट होता है, ठीक है। और एक्सरे कैसे होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जब वो हाइयर से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं ना, तो यहाँ से एक फोटोन रिलीज होता है। ये जो फोटोन होता है ना, ये एक्सरे का होता है। दोनों की प्रॉपर्टीज 90% सिमिलर होती है, लेकिन इनको ओरिजिन जो होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। तो जितना मैंने पढ़ा है ना, इतना काफी है, ठीक है। अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस को तुमको याद रखने की, अगर उसके बाद देखो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा ना इस चैप्टर को मैं जल्दी निपटा देता हूँ, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें अपने पास। और मेन तो क्या खास अगर हो भी ना इसमें, एग्जाम में जब आएगा ही नहीं तो ये। और
कुछ जैसे रिएक्शंस तुम्हारे सामने अगर आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं, देखो ये इस तरह से अगर आता है 238 92, तो क्या देगा ये हमको, यहाँ पे हमको थोरियम दिया, ये बोला गया, और यहाँ पे 234 दिया, तो कौन सा इसके साथ पार्टिकल एमिट होगा, तो 238 से 234 होगा, तो 4 हीलियम 92 से 90, तो 2, ये हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया। अगर ये ऐसा बोला गया है, बैलेंस तुम्हें करने के आना चाहिए, ठीक है, कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है ना, वो बैलेंस करने के आना चाहिए। 234 है 92, यहाँ बोला गया ना कि एक पार्टिकल एमिट हुआ है प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम एमिट हुआ है, बता रहा हूँ मैं, 91 है यहाँ पे, और यहाँ 234 है। उसके बाद यहाँ पे ना एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, ये एक पार्टिकल होता है, जैसे ये भी तब एमिट होता है जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, और इसके पास रेस्ट मास भी 0 होता है, इसका चार्ज भी 0 होता है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा पार्टिकल एमिट होगा, तो देखो बैलेंस करने के 234 है, तो बीटा अगर यहाँ पे 234 है और यहाँ पे भी, यहाँ पे 91 है, तो यहाँ -1 कर दो, तो यहाँ 0 कर दो, ठीक है, ये एमिट हो जाएगा बीटा पार्टिकल। ये एंटी न्यूट्रिनो होता है, इसकी याद रखना, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, रेस्ट मास इज 0 एंड चार्ज आर 0, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है ना कि एक्चुअली बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमेशा वेरी, स्पीड हमेशा वेरी करती है, कभी 10, कभी 15, कभी 20। तो होता क्या है कि अगर मान लो एक में हमने देखा बीटा की एनर्जी थी 100 मैक्सिमम, इससे बड़ी एनर्जी नहीं, तो वहां पे एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी कितनी होगी, 0। हमने बीटा की एनर्जी देखी अगर 10, तो एंटी